गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। पिछले साल लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से समझ सकें। ठीक है। तो लॉकडाउन इतना लंबा होगा तो मैंने कभी सोचा नहीं था, तो मैंने 8 क्लास के वीडियो शुरू किए थे और कुछ 8 क्लास, कुछ 9th और कुछ 10 के वीडियोज मैंने तैयार किए। पूरे तीनों क्लास तो कंप्लीट नहीं हो पाया है ना। 1 ईयर में तीनों क्लास का कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बहुत सारे वीडियोज हमने बनाए हैं। आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और मैंने अभी 10th क्लास का बायोलॉजी अब कंप्लीट करने वाली हूँ। 3 चैप्टर मैंने पढ़ा चुका है बायोलॉजी में, 6, 7, 8। अभी 9th चैप्टर चल रहा है और 9th में भी लगभग 170 पेज नंबर कंप्लीट हो चुका है। आज मैं 171 पेज पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन से बतलाऊंगी और आगे कराऊंगी। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखते जाइएगा, रीडिंग लगाते जाइएगा, और रीडिंग लगाने पर भी कुछ क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आए, चाहे हमारी आवाज चाहे कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जो समझ में नहीं आ रहा हो मेरे कारण, तो आप हमको कमेंट कीजिए, आप क्वेश्चन भेजिए, मैं जरूर डाउट को क्लियर करूंगी। ठीक है। और अभी मैं क्वेश्चन आंसर बतला रही हूँ 171 पेज का। ओके। क्वेश्चन है कि उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिसका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दें जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं ना। दो स्पीशीज के विकास, उनका विकास कैसे हुआ, विकास संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। तो यहाँ पर है कि दो स्पीशीज के बीच जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, है ना, दो स्पीशीज के बीच जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उनसे उतना ही गहरा होगा और उतना ही निकट का होगा। यानी कि उनका उद्भव समान पूर्वज से हुआ है ना। उनके लक्षणों से उनका, इससे हम लोग ये पता लगाएंगे कि उनका विकास या उनका उद्भव समान पूर्वज से ही हुआ है। जैसे सगे भाई बहन अति निकट संबंधी होते हैं क्योंकि उनसे उनकी जो पीढ़ी होती है, पहली पीढ़ी, उनके माता पिता या उनके पूर्वज समान थे। हाँ, उनके माता पिता एक ही थे। दो भाई बहनों या चार भाई बहनों, तो उनके माता पिता तो एक ही होंगे, वही होंगे, लेकिन चचेरे भाई बहन भी उससे संबंधित हैं, परंतु अपने भाई से या अपनी बहन से थोड़ा कम, है ना। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि उनके समान पूर्वज कई पीढ़ी पहले के हैं, कई पीढ़ी पहले के हैं उनके पूर्वज। इस प्रकार स्पीशीज का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब होता है। उनके शारीरिक बनावट या स्वभाव से हम कह सकते हैं ये उनके घर के हैं, या उनके दोनों के पूर्वज एक ही हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं उन्हीं के खानदान का है, उन्हीं के घर का है ना। और ये हम कह सकते हैं कि उनके पूर्वज वही हैं जो इसके पूर्वज थे, है ना। इनमें बहुत अधिक समानता है। और जैसे जैसे चचेरे ममेरे थोड़े दूसरे होते जाएंगे तो उनमें समानता थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी वो पता चल जाएगा कि ये एक ही पूर्वज के वंशज है। ठीक है। अब है दूसरा क्वेश्चन है, तो विकासीय संबंधों को जानने के लिए समान अभिलक्षणों को भी पहचान की जाती है ना। विकासीय
संबंध को जानने के लिए लक्षण की पहचान की जाती है कि यह उसी पूर्वज से उद्भव हुआ है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समझात अंग कहा जा सकता है? यदि कहा जा सकता है तो क्यों, और नहीं कहा जा सकता है तो क्यों नहीं? तो हम लोग सब जान रहे हैं कि एक तितली जो उड़ती है और चमगादड़ जो उड़ता है, दोनों तो उड़ने का क्रिया कर रहे हैं, है ना, लेकिन दोनों की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है। तितली और चमगादड़ के पंखों को समझात अंग नहीं कहा जा सकता है क्योंकि चमगादड़ के पंख वे मुख्यतः उनकी उंगली के बीच की जो भाग है, उनके पांचों उंगली के जो बीच के जो भाग है, उसी में त्वचा के फैलाव से बना है पंख। त्वचा के फैलने से उनका पंख बना है जिससे वे उड़ते हैं। और तितली के पंख उसकी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बना है। जैसे पक्षी में भी अग्रबाहु के फैलाव से पंख बना है, और तो उसकी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बना है, जो कि परों से ढकी हुई रहती है। किसमें? पक्षियों में। तो हम देखते हैं कि तितलियां दोनों के पंखों की संरचना एवं संघटों में बहुत अंतर है। तितली का पंख अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है और चमगादड़ का पंख उनकी उंगली के बीच के भाग की त्वचा के फैलने से बना है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे एक जैसे ही काम करते हैं। दोनों उड़ते हैं, एक ही जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे एक जैसे ही काम करते हैं। दोनों पंखों को उड़ने के लिए ही प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति पूरी तरह से समान नहीं है, बल्कि बिल्कुल अलग उत्पत्ति है ना। तितली का, चमगादड़ का एकदम अलग अलग उत्पत्ति है, इसलिए इसे हम समरूप कहेंगे, समजात नहीं। उसी तरह चमगादड़ और पक्षी का जो पंख है, दोनों उड़ने के लिए है, लेकिन उनको भी हम समरूप लक्षण कहेंगे, समरूप अंग कहेंगे, लेकिन समजात नहीं। ठीक है। समरूप को होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं और इसको समरूप को एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया तितली और चमगादड़ के पंखों का समझातन क्यों नहीं कहा जा सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या है? जीवाश्म के बारे में पिछले वीडियो मैंने काफी अच्छा से समझाया है। ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, जैव विकास प्रक्रम के बारे में के विषय में क्या बतलाते हैं जीवाश्म। ठीक है। अब इसका आंसर, जीवाश्म क्या होता है? यह जीवों की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उनके कुछ भाग ऐसे होते हैं या ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन नहीं हो पाता है, पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो जीवों के इस प्रकार के छाप जो अब नहीं हो पाता है, पूरी तरह से अपघटन नहीं हो पाता है, तो जीवों के इस प्रकार के छाप जो अवशेष रह जाते हैं वो बच जाते हैं, है ना। किसी दीवार में, चट्टान में, बालू में या मिट्टी में, किसी में भी जैसे दब जाते हैं, दब करके अवशेष रह जाते हैं, वही जीवाश्म कहलाते हैं। इसमें हजारों वर्ष, 2000 वर्ष, 5000 वर्ष, कई वर्ष लग सकते हैं, और कई वर्ष पुराने, करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो जैसे कि एक मृत कीट है जो कि बहुत गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाती है, तो वो कीट के शरीर की छाप जो है वह वहीं पे बन करके रह जाता है। वो कठोर हो गया, उसका अपघटित नहीं हुआ, और उसी तरह का छाप मिट्टी में, चट्टान में दब करके सुरक्षित रह गया। वही जो छाप होता है वह जीवाश्म है।
अब है जैव विकास प्रक्रम में विषय में क्या दर्शाते हुए। यदि किसी स्थान की खुदाई की जाए तो एक विशेष गहराई के बाद जीवाश्म मिलने लगते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए होते हैं, वो नए रहते हैं, है ना। जो जितना पुराना जीवाश्म रहेगा वो अंदर की ओर दबा रहेगा, और जो बाद का होगा वह ऊपर की ओर रहेगा। ऊपर के स्तर पर पाए जाते हैं जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। जैव विकास को जानने की दूसरी विधि जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। जैव विकास को जानने की दूसरी विधि है कार्बन डेटिंग, जिसमें कि जीवाश्म में पाए जाने वाले तत्वों के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म के समय निर्धारण किया जाता है। जीवाश्म जो है जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाता है, ये बतलाता है ना, कि जीवाश्म में पाए जाने वाले तत्वों के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म के समय निर्धारित किया जाता है कि यह कितना पुराना जीवाश्म है। ठीक है, कितना पुराना जीवाश्म है ये पता लगा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 171 पेज का 3 क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, क्यों। स्पीसीज की वंश वृक्ष की कड़ियां ढूंढने के इस प्रयास में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि इस प्रक्रम के प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं संभव है। अतः ऐसा नहीं है कि नई स्पीसीज के उद्भव के लिए पहली स्पीसीज विलुप्त हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होता कि नई स्पीसीज के उद्भव के लिए पहली स्पीसीज विलुप्त हो जाए। एक नई स्पीसीज की उत्पत्ति हुई है, एक नए स्पीसीज की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि बेटल का जो उदाहरण था, लाल बेटल, हरा बेटल, नीला बेटल का जो उदाहरण था, तो उस बेटल के उदाहरण में हम लोग देखे थे कि नए स्पीसीज की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहला बिल्कुल खत्म हो जाए, है ना, कि पहला विलुप्त हो जाए। यह सब पर्यावरण पर निर्भर करता है, कैसा पर्यावरण है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि विकसित हुई नई स्पीसीज अपने पूर्वज स्पीसीज से उत्तम ही हो। केवल प्राकृतिक चयन एवं आनुवंशिक विचलन के संयुक्त प्रभाव से ऐसी समष्टि बनी जिसके सदस्य पहले स्पीसीज के साथ जनन में असमर्थ है। ठीक है, यहाँ पर समझने की बात है कि केवल प्राकृतिक चरण या प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन एवं आनुवंशिक विचलन के संयुक्त प्रभाव से ऐसी समष्टि यानी कि ऐसी जाति, ऐसी स्पीसीज बनी जिसके सदस्य पहले स्पीसीज के साथ जनन करने में असमर्थ है, जनन में असमर्थ है। तो यह अतः उदाहरण के लिए यह सत्य नहीं है कि मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ। उदाहरण के लिए यह सत्य नहीं है कि मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ, वरन पहले मानव एवं चिंपैंजी दोनों ही के पूर्वज समान थे। मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ है, वरन पहले मानव एवं चिंपैंजी दोनों ही के पूर्वज समान थे। वे न चिंपैंजी की तरह थे और न मानव की तरह थे। यह भी आवश्यक नहीं है कि पूर्वजों के विलग होने के प्रथम चरण में भी आधुनिक चिंपैंजी या मानव की उत्पत्ति हो गई हो। पूर्वजों के विलग होने के प्रथम चरण में ही आधुनिक चिंपैंजी या मानव की उत्पत्ति हो गई हो, परंतु इस बात की संभावना अधिक है कि दोनों स्पीशीज का विकास अलग अलग ढंग से विभिन्न शाखाओं में अपने तरीके से हुआ होगा, जिससे
आधुनिक स्पीसीज का वर्तमान रूप बना है। वास्तव में जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है, विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। लोग कहते हैं या हम लोग कहते हैं, हम लोग छोटे थे तो बंदर जो जिस तरह से उन लोग का एक एक कलाकृति है ना, कला, चिंपैंजी, हनुमान, गोरिल्ला, वो लोग के पूर्वज है ना, ऐसा मानते हैं कि हम लोगों के पूर्वज और उन लोग के पूर्वज समान होंगे। थोड़ा थोड़ा उन लोग में कुछ अलग 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 अभिलक्षण है। चिंपैंजी, गोरिल्ला, हनुमान, बंदर, ठीक है, सब में क्या है, थोड़ा 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 अलग अलग स्पीसीज है, थोड़ी थोड़ी अभिलक्षण, थोड़ा थोड़ा उनका बनावट अलग है सब एक ही पूर्वज के। तो जैव विकास में प्रगति की यदि कोई प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है तो वह है समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्व अभिकल्प भी अदक्ष है। अनेक अति प्राचीन एवं सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में है। वास्तव में सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं, है ना। जीवाणु जो है, जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे कि झरना में भी, पानी में भी, ठंडा में भी, गहरा समुद्र के स्रोत में भी और अंटार्कटिका जैसे बर्फ वाले जगह में भी पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीसीज है। मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीसीज है। मानव विकास के अध्ययन के लिए भी उन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं जिनका जैव विकास के लिए किया था। उत्खनन, समय निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है। इस धरती ग्रह पर मानव के रंग, रूप एवं आकृति में अत्यधिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो ये विविधताएं इतनी अधिक एवं प्रखर है कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों की ही बात करते थे। इतनी ज्यादा विविधताएं थी, इतने अधिक विविधताएं अधिक और प्रखर है कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों की ही बात करते थे और आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुछ को पीला, कुछ को काला, कुछ को सफेद या भूरा कहा जाता था, है ना। त्वचा के रंग इस प्रकार की प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुछ को पीला, कुछ को काला, कुछ को सफेद या भूरा कहा जाता था, ठीक है। लंबे समय तक यह बहस चलती रही कि क्या इन आभासी समूहों का विकास अलग अलग हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में प्रमाण अति स्पष्ट हो गए कि हम कह सकते हैं कि इन आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है, कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। त्वचा का रंग लाल, पीला, काला, हरा जो होना रहे हो, लेकिन यहाँ पे सभी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, एक ही स्पीसीज के, है ना। केवल यही नहीं कि हम पिछले कितने हजारों वर्ष से
कहाँ रह रहे हैं, बल्कि हम सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ है। हम सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ है। आधुनिक मानव स्पीसीज होमो सेपियंस के सर्वप्रथम प्राचीनतम सदस्यों को वहीं पर खोजा जा सकता है। मनुष्य का, मानव का जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। ठीक है, तो ये जो है कि सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ है। आधुनिक मानव स्पीसीज होमो सेपियंस के सर्वप्रथम प्राचीनतम सदस्यों को वहीं पर खोजा जा सकता है। हमारे आनुवंशिक छाप को कालगर्त में अफ्रीकी मूल में ही खोजा जा सकता है। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया। ठीक है, कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए, अफ्रीका में ही रह गए, जबकि वहां के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए। वहां के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए। उत्प्रवासी धीरे धीरे समूचे संसार में फैल गए, समूचे ग्रह संसार में फैल गए, और अफ्रीका से पश्चिमी एशिया तथा वहां से मध्य एशिया और यूरेशिया, दक्षिणी एशिया तथा पूर्व एशिया, वहां से उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों तथा फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक का सफर किया। वहां से उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों तथा फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक का सफर किया। वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुंचे। बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुंचे, क्योंकि वे मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफर नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया था। वे विभिन्न समूहों में कभी आगे तथा कभी पीछे गए, है ना। ये नहीं कि वे यात्रा के उद्देश्य से सफर कर रहे थे। ये यात्रा के उद्देश्य से सफर नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया था। वे विभिन्न समूहों में कभी आगे कभी पीछे गए। समूह कई बार परस्पर अलग हुआ, विलग हुआ, कभी कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में कोई आगे बढ़ गए, जबकि कुछ वापस आकर फिर परस्पर मिल गए। ठीक है, कुछ परस्पर मिल गए, कुछ अलग हो गए, कुछ विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ गए। तो आने जाने का यह सिलसिला चलता रहा, और इस ग्रह की अन्य स्पीसीज की तरह ही उनकी उत्पत्ति जैव विकास की एक घटना मात्र ही थी, तथा वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, और ऐसे ही करते 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 पूरे संसार में मनुष्य, मानव हर तरफ व्याप्त हो गए, है ना। अब है अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे, है ना। तो ये तो हो गया उद्भव। हम लोग का, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो अफ्रीका से हुआ था, है ना। और मानव का जूलॉजिकल नेम क्या हुआ? होमो सेपियंस। इसको याद रखिएगा, और बहुत ज्यादा का इसमें जरूरत नहीं है, एक नंबर में आ सकता है मानव का जूलॉजिकल नेम क्या है। ठीक है, अब रहा क्वेश्चन आंसर। दो क्वेश्चन है, इसको मैं बतला देती हूँ। क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, है ना। क्या कारण है कि आकृति माने उनका बनावट, उनका आकार, उनका रंग, उनका रूप में इतनी भिन्न दिखाई देने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा कि हाँ, ये बात तो है कि इतने आकृति और आकार और भेद होने के कारण भी मानो एक ही स्पीसीज के हैं। आकृति, आकार, रंग, रूप में भिन्न दिखाई देने वाले
मानव एक ही स्पीसीज के हैं, क्योंकि सभी मानवों में इन सब विभिन्नताओं के बावजूद, ठीक है, सभी मानवों में इन सब विभिन्नताओं के बावजूद बावजूद शारीरिक संरचना और उनका शरीर का बनावट, संगठन, क्रियाविधि आदि से संबंधित सॉरी तो शारीरिक संरचना, संगठन, उनकी क्रियाविधि आदि से संबंधित बहुत सी समानताएं होती हैं, है ना। इसके अलावे इनमें पाए जाने वाले गुणसूत्रों की, क्रोमोसोम्स की संख्या तथा उसकी संरचना भी समान होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभी मनुष्य एक ही स्पीसीज के हैं, एक ही जाति के हैं। इनमें इनमें विभिन्नताएं केवल आनुवंशिक विचलन और भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन का परिणाम है। ठीक है, इसको हम ऐसे और बता सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे मानव में, है ना, मानव जाति में आकृति, आकार, शरीर की संरचना, संगठन, क्रियाविधि आदि से संबंधित बहुत सी समानताएं होती हैं। इसके अलावे इनमें पाए जाने वाले गुण, सूत्रों की संख्या तथा उनकी संरचना भी समान होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभी मनुष्य एक ही स्पीसीज के हैं। इनमें ये भिन्नताएं केवल आनुवंशिक विचलन और भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन का परिणाम है ना। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भिन्न भिन्न आकार, रंग, रूप होने के कारण भी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि विकास के आधार पर जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपैंजी में शारीरिक अभिकल्प उत्तम है किसका? में से चिंपैंजी का शारीरिक अभिकल्प उत्तम है ना। पूछ रहा है कि जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम होगा। तो किसका उत्तम होगा? अब कोई भी बता देगा, आप लोग भी जान रहे हैं किसका उत्तम होगा। जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपैंजी में चिंपैंजी का शारीरिक संरचना इन सब में जटिल है ना, उत्तम है, क्योंकि चिंपैंजी की शारीरिक संरचना इन सब से जटिल है। हम जानते हैं कि विकास में प्रगति की स्पष्ट प्रवृत्ति है। विकास में प्रगति की स्पष्ट प्रवृत्ति है कि समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि होता है। समय के साथ साथ शारीरिक अभिकलन में की जटिलता में वृद्धि होता है और सबसे प्राचीन एवं सरल अभी जो आज भी अस्तित्व में है ना। सबसे प्राचीन एवं सरल अभिकल्प जो आज भी अस्तित्व में है। तो जैसे कि अस्तित्व में है सबसे सरल, सबसे प्राचीन कौन? बैक्टीरिया, है ना। तो यह बैक्टीरिया है। इसके बाद सबसे सरल, सबसे प्राचीन सरल अभिकल्प जो है वह आज भी अस्तित्व में है, वो है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु, और इसके बाद मकड़ी, फिर मछली तथा चिंपैंजी में शारीरिक जटिलता में वृद्धि के साथ विकास हुआ। ठीक है, शारीरिक जटिलता में वृद्धि के साथ विकास हुआ। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ये 2 क्वेश्चन और पहले के 3 क्वेश्चन, आज मैंने 5 क्वेश्चन बतलाया है आंसर। और आप 2 बार 3 बार रीडिंग लगाइएगा, सुनिएगा, वीडियो देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। आप लोग कॉपी में जरूर क्वेश्चन आंसर को लिखिए, कुछ खास वर्ड है उसको कॉपी में लिखिए। सिर्फ सुनने से याद नहीं रहेगा, आप लोग को कॉपी में मेन मेन चीज, मेन ड्राइंग्स, फिगर्स जितने हैं और मेन क्वेश्चन के आंसर, वो आप लोग को कॉपी में लिखना होगा। जितना लिखिएगा उतना ही आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो इतना के बाद अब नेक्स्ट वीडियो केवल क्वेश्चन आंसर रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और ठीक है, जितना मैं आज पढ़ा चुकी हूँ उसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बेल को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, आज सिर्फ एक और क्वेश्चन आंसर केवल बचा हुआ है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी। आप लोग को जब भी देखना रहता है तो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, कुछ 8 के, कुछ 9th के, कुछ 10th के वीडियोज है। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।